हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए और ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। अंकिता यादव जी हेलो, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इस क्लास में आ चुके हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए। पंकज जी हेलो, हेलो भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी लाइव आएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। अल्ताफ, विशाल, पंकज, रविंद्र, रोहित, मयंक, हेमंत, रवि, गनौरी, अमन, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। चलिए फिर हम लोग पहले तो अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे की चीजें फिर मैं आपको बताऊंगी। आपका प्रीएम्बल आज खत्म करूंगी और फिर उसके बाद में मैं संविधान के स्रोत सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में बात करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ कुछ क्विक रिवीजन करूंगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहला बताना है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ये बोल दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा केस था जिसमें आपका नहीं माना गया था? ये क्वेश्चन आपसे मेरा पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिएगा। तो आपको मैंने बताया था कि कल किस केस में संविधान का अंग नहीं माना। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे। जल्दी से बेटा बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, किस में आपके प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया है? प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में दिया था? बेरूबारी केस। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, बेरूबारीवाद में दिया गया था। बेरूबारीवाद जो कब हुआ था? 1960 में आपका ये केस हुआ था। आपको बताना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली थी, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है और इसका विचार कहाँ से लिया गया है। आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल किस देश के संविधान से ली गई है? बेरूबारी जो बच्चे आंसर्स कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप मुझे बताइएगा कि मैम यहाँ पर हमारी जो भाषा है या जो थॉट है वो हमने कहाँ से लिए हैं? जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे। थॉट और लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है? आंसर्स आ जाने चाहिए सभी लोगों के। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो रहा है। आ भी जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा को लिया है और विचार हमने यूएसए से लिया है। ये विचार की हमें अपने प्रस्तावना, अपने संविधान का अंग बनाना है या प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ना है, प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ना है, ये विचार हमने यूएसए से लिया है। वेरी गुड। फिर आपको मुझे बताना है कि प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ है? कौन सा संशोधन? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक बार हुआ है, लेकिन आपको बताना है कौन से नंबर का संशोधन हुआ है। एक बार हुआ है, लेकिन कौन से नंबर का संशोधन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे। आपका सिर्फ एक रिवीजन हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद है, इसके लिए क्विक रिवीजन मैं कराती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए कि कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा हुआ है। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, और इसमें बेटा जी 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द, आपका समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कल जो बता रही थी वो बता रही थी हम भारत के लोग। यहां तक मैंने आपको बताया था हम भारत के लोग, और ये जो शब्द हैं मैंने आपको बताए थे कि यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं, यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं।
और ये भी बता दिया था कि इसका जो बिगिनिंग होती है आपके प्रीएम्बल की, जो शुरुआत होती है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, वो हम भारत के लोगों से होती है। ये मैंने कल की क्लास में आपको लास्ट पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रीएम्बल का इमेजेस दिखाती हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये वर्ड मैंने आपको कल समझाया था, हम भारत के लोग। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा दिखे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम भारत के लोग। फिर अगला वर्ड है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे आपका बोलते हैं सोवरिन। क्या बोलते हैं? सोवरिन वर्ड बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको बोलते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे हमने हम भारत का लोग कल समझाया था, अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या होगा बेटा? नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको चीजें समझा दूंगी, ध्यान से बस आपको समझना होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरिन। क्या बोलते हैं? सोवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये अर्थ, ये मीनिंग्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये मीनिंग्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंसी। केवल एक शब्द में आपका आंसर, इंडिपेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। यानी कि जब कोई भी देश पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। बेटा अगर आपको इमेजेस में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो शब्द यहाँ पर लिख रही हूँ। हम भारत के लोग, मैंने कल बता दिया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, ये सोवरिन वर्ड है, जो इंडिपेंडेंसी शब्द है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो सॉरी, उसका अर्थ क्या है? तो मैम इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है। मैम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूं तो इंडिपेंडेंसी किस में? तो आपको लिखना है आंतरिक, आंतरिक और आपके जो बाह्य मामले होते हैं, आंतरिक और बाह्य, ये दोनों क्या मामले? आंतरिक और बाह्य मामले, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो आपके आंतरिक और बाह्य मामले होते हैं, जब इनके जो ये मामले हैं, इनके जो निर्णय लेने होते हैं, जो डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, जो निर्णय लेने होते हैं, जो डिसीजन लेने होते हैं, उनमें जब इंडिपेंडेंसी हो जाती है, उनमें जब स्वतंत्रता हो जाती है, तो वो देश कैसा हो जाता है? वो देश आपका इंडिपेंडेंस यानी कि संप्रभु होता है। कैसा होता है? संप्रभु होता है। और ये जो सोवरिन या संप्रभुता होती है, सोवरिन या संप्रभुता होती है, ये राज्य का, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। क्या पूछा जाता है? मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो आप लिखना कि इसका आंसर होगा संप्रभुता। क्या होगा? संप्रभुता, यानी कि सोवरिन, यानी कि सोवरिन इसका आंसर होगा। यानी कि किसी भी राज्य की संप्रभुता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और बड़ा लिख दूंगी भोला गुर्जर जी, ठीक है, बड़ा लिख दूंगी। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संप्रभुता का मतलब है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कैसे? कि आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में। जैसे आपके देश में कोई झगड़ा हो जाए, आपके जैसे मान के चलो कि ये, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये तुम्हारा भारत देश है, तो इसके अंदर के जो डिसीजन होंगे ये वाले डिसीजन, और फिर इसके बाहर के जो मामले होंगे ये वाले डिसीजन। ये सब हम कैसे ले सकते हैं? ये सब हम स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। तो जब भी स्वतंत्रता होगी उस देश को हम
संप्रभु देश कहेंगे, उस देश को हम संप्रभु देश कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहले अगर मैं बात करती हूँ 1947 से पहले आपका देश संप्रभु नहीं था, आपका देश सोवरेन नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है सिंपल सा, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आप संप्रभु हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप तुरंत आंसर करेंगे कि यस मैम, हम लोग संप्रभु हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन बेटा आप अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी जो आपकी स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब है सिंपल भाषा में कि आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी स्वतंत्रता। किसमें स्वतंत्रता? तो आंतरिक और बाह्य मामलों में। बेटा बहुत धीरे मैं पढ़ा रही हूं, आप फोकस करिए पढ़ने पर और बार बार कमेंट पे कम फोकस कीजिए। और बड़ा लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बड़ा लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक शब्द आता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर एक वर्ड आता है आपका समाजवाद। क्या आता है? समाजवाद। एक वर्ड आता है सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट समाजवाद। अगर मैं इस शब्द की बात करती हूं तो ये जो शब्द है इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, या कह सकते हैं कि इसको ऐड किया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कल ही मैंने बताया था। और ये जो समाजवाद है, ये जो सोशलिस्ट शब्द है, अगर मैं इसकी आपसे बात करती हूं, अगर मैं आज आपसे इसकी बात करती हूं तो इसका मतलब है कि आपका ऐसा समाज, आपके यहाँ पर एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करना है, एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करना जिसमें सभी समान हो, जिसमें सभी समान हो, जिसमें सभी समान हो। ऑल पीपल, जिसमें सभी लोग समान हो, जिसमें सभी लोग समान हो। ऑल पीपल्स आर इक्वल। क्या होने चाहिए? ऑल पीपल्स आर इक्वल। ऑल पीपल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपका एक ऐसा समाज होना चाहिए, कहने का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आपके सभी लोग समान हो, जिसमें सभी लोग समान हो। ठीक है बेटा, पढ़ लीजिए। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर जो समाजवाद है वो इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। इतना केवल आपको समझना है। ठीक, उसके बाद आपका एक शब्द आता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। और फिर देखो यहाँ लिखा है समाजवादी, फिर एक अगला वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं हम सेक्युलर। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे लिखने वाली हूँ। क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं। इसको हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर हम ये बात करते हैं सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष की, तो बेटा इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान। यहाँ पे क्या होते हैं? सभी धर्म समान होते हैं। और जो बेटा राज्य होता है, राज्य का बेटा यहाँ पे जो मीनिंग है वो देश से है। किससे है? देश से है, कंट्री से है। राज्य का मतलब आपको ध्यान रखना है, राज्य का मतलब आपको ध्यान रखना है कि राज्य का मतलब देश से है। तो कह रहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये आपका पंथ निरपेक्ष सेक्युलर का मीनिंग होता है कि आपके जिस देश में पंथ निरपेक्षता होगी, सेक्युलर शब्द होगा, उसका मतलब है कि उस देश में जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब समान होंगे। वो सब कैसे होंगे? समान होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, वो सब सारे के सारे रिलीजन कैसे होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि सब समान होंगे। और ये जो शब्द है, इसको भी हमने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में अपने प्रस्तावना में जोड़ा है, या कह सकते हैं कि ऐड किया है। बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत आराम से। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मैम पेन चलाने की आवाज आ रही है, इरिटेट हो रहे हैं, वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अगर मैं पेन नहीं चलाऊंगी तो यहाँ लिखेंगे कैसे? बिना पेन के मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे? ये भी तो बता दो। आप लोग बस कमेंट करना है, ध्यान से पढ़ लो, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी अगर आप क्लास में इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता का केवल क्या मतलब होता है। आ रही हूं कि कौन से शब्द कहां से लिए गए हैं, पहले मैं जो पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लो। संग्राम डागुर जी, मैं कई बार एक चीज को बोल रही हूं और मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूं, ठीक है? इससे ज्यादा स्लो कैसे पढ़ेंगे आप लोग? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे समान हैं, वो सारे के सारे समान हैं। तो जहां पर भी धर्म समान होते हैं, जहां पर भी आपके धर्म समान होते हैं, या कह सकते हैं कि सारे धर्म समान होते हैं, वो हमेशा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होता है। कैसा राष्ट्र होता है? पंथ निरपेक्ष सेक्युलर नेशन होता है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष है, क्या पाकिस्तान को हम सेक्युलर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मैम? क्योंकि उसमें इस्लाम धर्म जो है वो वहां के देश का धर्म है। उसमें जो इस्लाम धर्म है वो पहले से उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन आपने क्या देखा होगा कि जो पाकिस्तान है उसने तो डिक्लेयर किया है, लेकिन इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि हमारा धर्म क्या है। तो हमारा जो देश है उसका पर्टिकुलर अपना कोई रिलीजन नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। ठीक है, आगे सुनिए मेरी बात को। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा बेटा? लोकतंत्र। ये आपने बहुत सुना होगा, लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोगों का तंत्र। किसका तंत्र? लोगों का तंत्र। लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यानी कि सिस्टम ऑफ द पीपल। सिस्टम ऑफ द पीपल, यानी कि ऐसा तंत्र होता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पहले मैं एक स्टेटमेंट देखो, लोकतंत्र को लेकर आपके एक व्यक्ति जिनका नाम आपने सुना होगा, अब्राहम लिंकन। ये कौन थे? अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति। इन्होंने लोकतंत्र को लेकर एक बात कही थी, वो ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा लोगों का शासन। क्या कहा इन्होंने? लोगों का शासन, लोगों का शासन, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये इनका बच्चा स्टेटमेंट था। ये इनका स्टेटमेंट लोकतंत्र को लेकर था। और इसको मैं अभी थोड़ा इंग्लिश में भी लिखती हूँ स्टेटमेंट को। तो क्या बोला है इसने? रूल ऑफ द पीपल
ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और फिर नेक्स्ट बाय द पीपल, फिर क्या लिखेंगे आप, बाय द पीपल। तो लोगों का शासन लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा, यानी ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी होती है, ये जो लोकतंत्र होता है, इसमें जो लोग होते हैं, अगर मैं लोकतंत्र का आधार कहूं, लोकतंत्र का आधार यानी कि बेस ऑफ डेमोक्रेसी, बेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतंत्र का आधार क्या होता है, डेमोक्रेसी का आधार क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस ऑफ डेमोक्रेसी होता है वयस्क मताधिकार। क्या होता है, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपके वयस्क मताधिकार का मतलब है कि इसमें जो लोग होते हैं, मैं यहां तक ध्यान से आपको दोबारा बताती हूं, लोकतंत्र का सिंपल मतलब है कि लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। और लोगों का जो ये तंत्र है, इसका जो आधार है वो क्या है बेटा, इसका आधार वयस्क मताधिकार है। मैम हम नहीं समझे वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोग, या कह सकते हैं कि जो लोग, लोगों में मैं बात कर रही हूं नागरिकों की, किसकी बात कर रही हूं बेटा, नागरिकों की बात कर रही हूं मैं, सिटीजन्स की बात कर रही हूं, किसकी बात कर रही हूं, सिटीजन्स की बात कर रही हूं, नागरिकों की बात कर रही हूं। तो जो लोग 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष या इससे अधिक के होते हैं, 18 वर्ष या इससे अधिक के होते हैं, अधिक के होते हैं, ठीक है, अधिक के होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अधिक के होते हैं, ये मतदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, मतदान कर सकते, क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते। तो वयस्क मताधिकार जो होता है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, उसका मतलब है कि जिसमें लोगों को मतदान का अधिकार मिलता है। और जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर वयस्क मताधिकार भी होगा। मैं अगेन रिपीट करती हूं, जहां पर लोकतंत्र होगा वहां वयस्क मताधिकार भी होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेटा जी जहां पर लोकतंत्र होता है, ठीक है, लोकतंत्र, अगर मैं लोकतंत्र की बात भारत में करती हूं, अगर मैं लोकतंत्र की बात भारत में करती हूं, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेटा मैं आपको एक एक शब्द ऐसे याद करवाऊंगी कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। टाइम दूंगी सनी गुप्ता, अभी मैं दोबारा बेटा रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि एक बार में आपको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मैम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हम नहीं समझे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर शासन जनता के प्रतिनिधि करते हैं। यहाँ पर शासन जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि। पहले सुन लो फिर बताना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं, तो ये बेटा एमपीज होते हैं और मेरे बच्चे एमएलएज होते हैं, एमपीज और एमएलए। अब आपके लिए एक और चीज मैं लिख देती हूं। एमपी कौन होता है,
हिंदी में संसद का सदस्य, हिंदी में संसद का सदस्य होता है एमपी का फुल फॉर्म, और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक, पहले मैं पूरा लिख देती हूं, फिर एक एक वर्ड दोबारा समझाऊंगी। थोड़ा सा आपको समझने में देर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। फिर आता है एमएलए, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा हम विधान सभा का सदस्य, विधान सभा का सदस्य। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, ध्यान से समझना। मैं दोबारा पूरी स्लाइड लगाती हूं। मैंने एक शब्द लिखा लोगों का तंत्र, क्या लिखा? लोगों का तंत्र। अब ये जो लोगों का तंत्र है, इसका एक आधार होता है, और वो आधार क्या है? वयस्क मताधिकार, मतलब कि लोगों का मत देने का अधिकार। जहां पर लोकतंत्र होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी, वहां पर ये अधिकार दिया जाएगा, वहां पर ये अधिकार दिया जाएगा। क्लियर है? जहां पर भी लोकतंत्र होगा। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो मैम, जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जिस देश के जो नागरिक होते हैं और जिनकी उम्र हमारे देश में 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ज्यादा है, 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ज्यादा है, वो लोग यहाँ पे मतदान कर सकते हैं, और मैम उसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। मैम, मतदान क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बेटा जी, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि जनता सीधे शासन नहीं करती, जनता सीधे शासन नहीं करती, बल्कि जनता कैसे शासन करती है? तो मैम, जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। कौन करता है? जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। हमारे यहाँ पर जनता शासन नहीं करती, प्रतिनिधि करते हैं। और प्रतिनिधियों को कौन चुनता है? तो मैम, जनता चुनती है। और जनता कैसे चुनती है? तो मैम, मतदान करके, वोटिंग करके चुनती है। और ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो मैम, एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं। कौन होते हैं? एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेटा विनोद राठौर, संशोधन बाद में बताऊंगी जब मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी एकदम बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। ज्यादा डीप में जाऊंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि कौन होते हैं? एमपीज और एमएलएज। इनको चुनने के लिए ही हम क्या करते हैं? इनको चुनने के लिए हम मतदान करते हैं, और मतदान को ही हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक होते हैं। और एमपी और एमएलएज को कौन चुनता है? जनता। कौन चुनता है? जनता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आता है? प्रीएम्बल में नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा गणराज्य। क्या वर्ड आता है? गणराज्य, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है? ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे बात करती हूं कि रिपब्लिक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिस देश का, ठीक है, देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश के, ऐसे लिखना, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष
ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष को बोलते हैं हेड ऑफ नेशन। क्या बोलेंगे इसको? हेड ऑफ नेशन। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का पद एक मिनट, का पद निर्वाचित होता है, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड कैसा होता है? इलेक्टेड। वो कैसा कंट्री होगा? वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा बेटा। वो कैसा कंट्री होगा? डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। आपको ध्यान रखना है कि जिस कंट्री के हेड ऑफ नेशन राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, वहां पे लोकतंत्र होता है। वहां पर क्या होता है? लोकतंत्र। पीएम और सीएम बच्चे लिख रहे हैं, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि पीएम और सीएम नहीं होते हेड ऑफ नेशन। हेड ऑफ नेशन होते हैं आपके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपके यहाँ पर उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे जो राष्ट्रपति का पद है वो एक निर्वाचित पद है। कैसा पद है? निर्वाचित पद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद कैसा पद है मेरे बच्चे? तो ये निर्वाचित पद है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ निर्वाचित पद। ठीक है, निर्वाचित पद है यानी कि ये इलेक्टेड पोस्ट है, इलेक्टेड पोस्ट। एक निर्वाचित पद है, इलेक्टेड पोस्ट है। और आपने सुना होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष पर ठीक है क्या कराया जाता है? निर्वाचन। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होता है। एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचन होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे रिपब्लिक जो है उसका मतलब ये है कि जहां पे आपके हेड ऑफ नेशन, यानी आपके यहाँ कौन है हेड ऑफ नेशन? राष्ट्रपति हैं। इंग्लैंड में रिपब्लिक कंट्री है मैम? नहीं है। ध्यान से सुनिए, बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि जो ब्रिटेन है ये ब्रिटेन क्या ये गणराज्य है? क्या ये गणराज्य है? ये क्वेश्चन है बच्चे का। क्या ये गणराज्य है? तो बेटा इसका आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष है या यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन है वो कौन होता है? या तो राजा या फिर मेरे बच्चे रानी होती हैं। कौन होता है? राजा या रानी, या तो किंग होते हैं या फिर क्वीन होती हैं। ठीक, यहाँ पे आपके हेड ऑफ नेशन को क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं या फिर क्वीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है, यहाँ पे इनका जो पद है बेटा ये वंशानुगत है। कैसा है? वंशानुगत, यानी कि हेरिडेटरी पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? हेरिडेटरी पोस्ट है। हेरिडेटरी पोस्ट यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ब्रिटेन के एग्जाम्पल लो, अगर ब्रिटेन के एग्जाम्पल अगर जो ब्रिटेन है इसका जो राजा है उसका नाम है ए, और ए की जो बेटी है उसका नाम है बी, तो यहाँ पे जब ए हटेगा तो कौन बनेगा? बी बनेगी। बी क्योंकि इसकी बेटी है, यानी कि जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा या बेटी ही कौन बनते थे? राजा या रानी बनते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जो देश होंगे जहां पे वंशानुगत पद होगा, यानी कि जो व्यक्ति है उसका बेटा और बेटी ही अगला हेड ऑफ नेशन होगा, ये आपका वंशानुगत होगा। अमेरिका आपका रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि वहां पर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन
होता है, क्योंकि वहां पर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो वंशानुगत का मतलब है राजा कौन बनेगा या रानी कौन बनेगी, तो जो आपकी जनरेशन चल रही है उनकी, जैसे ए है तो बी उसका बेटा है या बेटी है तो वो बनेगा, फिर बी के बाद सी उसका बेटा है बेटी है तो वो बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका गणराज्य के बाद बेटा आपका एक क्वेश्चन आता है, और आप बहुत देर से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें न्याय, आपके प्रीएम्बल में एक शब्द है न्याय, इसको बेटा जी हम बोलते हैं जस्टिस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्टिस। और सीधा क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 न्याय हैं आपके, कितने हैं, 3। पहला आपका न्याय है सामाजिक, क्या न्याय है बेटा, सामाजिक न्याय, यानी कि इसको बोलेंगे सोशल जस्टिस, क्या बोलेंगे, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ठीक। दूसरा न्याय है बेटा आपका आर्थिक न्याय, कौन सा न्याय है, आर्थिक न्याय, ध्यान से सुनना, आर्थिक न्याय, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक जस्टिस, क्या बोलेंगे इसको हम, इकोनॉमिक जस्टिस। और एक है बेटा आपका राजनीतिक न्याय, एक है मेरे बच्चे राजनीतिक न्याय, एक है आपका, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी पूरा प्रीएम्बल करा के, राजनीतिक न्याय, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस, जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 तरह के न्याय आपकी प्रस्तावना में है, आपके प्रीएम्बल में है। और ये जो तीनों के तीनों न्याय हैं, ये जो तीनों न्याय हैं, ये हमने कहां से लिए हैं, ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि या तो हम लिखेंगे रूस या फिर कहेंगे रशिया। कहां से लिए हैं हमने, रशिया से ये तीनों न्याय लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय होते हैं ये आपके कहां से लिए गए हैं, ये सारे के सारे हमने रशिया से लिए हैं। मैम सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जब लोग सभी समान हो जाते हैं, जब लोग समान होते हैं, समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक। फिर आर्थिक न्याय क्या होता है मैम, जब गरीब और अमीर के बीच भेदभाव खत्म हो जाएगा, जब अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो जब सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिलेगा, जो कि आपके देश में है, लेकिन गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव आज भी होता है, समाज में भेदभाव आज भी होता है। तो जो सामाजिक न्याय है और जो आर्थिक न्याय है ये लोगों को दिया तो जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से दिया नहीं जा चुका, क्योंकि आप जानते हैं अमीर और गरीब के बीच भेदभाव है। समाज में आज भी बेटा जी जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव है, ये सब आपको ध्यान रखना है। मैं अभी रिवीजन कराऊंगी, इसको कंप्लीट करा के पहले मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। आप पहले सुन लो, क्योंकि फिर ऐसे टॉपिक हो नहीं पाता। आप सुन लीजिए, मेरे को अच्छे से पता है कि मुझे आपका रिवीजन कराना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रीएम्बल है बेटा, इसमें आपके फिर पूछा गया है कि प्रीएम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये सब कि लिबर्टी कितने प्रकार की है। ध्यान रखना, मैं स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलूंगी कि यहाँ पे फ्रीडम वर्ड यूज नहीं हुआ है स्वतंत्रता के लिए। कौन सा वर्ड हुआ है, लिबर्टी। तो बेटा अगर क्वेश्चन में स्वतंत्रता लिखा है तो आप एक बार जरूर देखना कि उसकी इंग्लिश लिबर्टी लिखी है या फिर फ्रीडम लिखी है। अगर लिबर्टी लिखी है तो 5 होगा और फ्रीडम लिखी है तो आंसर 6 होगा, इसलिए यह आपको जरूर देखना है, ठीक है, ये आपको जरूर देखना है। अब स्वतंत्रता कितने तरह की है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कितनी है, 5 टाइप्स की आपकी लिबर्टी है। क्या क्या स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता है बेटा विचार की। किसकी, विचार की, जिसको हम बोलते हैं थॉट। मैं पहले लिख देती हूं फिर एक एक करके समझा दूंगी। विचार,
फिर आपकी जो स्वतंत्रता है वो है बच्चे अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति को बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सप्रेशन। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति। फिर नेक्स्ट है आपका विश्वास। विश्वास को क्या बोलते हैं हम? बिलीफ बोलते हैं, बिलीफ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। और एक है आपका धर्म। धर्म को क्या बोलते हैं हम? रिलीजन। ठीक है, रिलीजन। और नेक्स्ट है बच्चा आपका उपासना। नेक्स्ट क्या फ्रीडम है? उपासना। इसको हम मेरे बच्चे बोलते हैं वर्शिप। क्या बोलते हैं? वर्शिप बोलते हैं। वर्शिप, उपासना, ये आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कैसी हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले विचार। भाई आपके दिमाग में कोई भी विचार आ सकता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नेगेटिव जब सोचना शुरू करते हैं कि इसको नहीं सोचना, इसको नहीं सोचना, लेकिन फिर वही सोचना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने माइंड में थॉट आने से नहीं रोक सकते, ये फ्रीडम भी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस करना। तो आप चाहते हैं कि मेरे माइंड में जो थॉट आए हैं मैं उनको किसी को बताऊं, मैं किसी को उनको सुनाऊं। तो आप बोलकर भी बता सकते हैं, आप लिखकर भी बता सकते हैं। आप एक्सप्रेशन, जैसे इशारों इशारों में कहते हैं ना, इशारों इशारों में बात हो जाना, तो आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक्सप्रेस करने से पहले ये देख लेना कि तुम जहां अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हो क्या वो सही जगह है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि आप अपने कुछ विचारों को ऐसी जगह पे रख दें जहां पर आपको पिटाई खानी पड़ जाए। तो विचारों को सोच समझ के दूसरों के सामने रखें। ठीक है। उसके बाद में विश्वास। आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप किस पे विश्वास करना चाहते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिलीजन, धर्म की अगर बात आती है तो बेटा आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये धर्म मत अपनाओ, ये धर्म मत अपनाओ। आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं अपनी मर्जी से। क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से स्वीकार कर सकते। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है उपासना, वर्शिप। आप जिस रिलीजन को मानते हैं, आप जिस रिलीजन को मानते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं मेरे बच्चे, उस धर्म के अकॉर्डिंग आप वर्शिप कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। कैसे? अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जा सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद जा सकते हैं, और अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि आप माइंड में थॉट ला सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन पे विश्वास किसी पे भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ रिलीजन के अकॉर्डिंग आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता के बाद बेटा एक शब्द और है, एक शब्द और है आपके इसमें, और वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है? उसको कहेंगे आप समानता। क्या कहेंगे आप? समानता। आपके यहाँ पर इक्वालिटी की भी बात की गई है, समानता की भी बात की गई है। और समानता कितनी है बेटा जी? 2 प्रकार की। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी है? एक तो आपकी प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस। ठीक है, स्टेटस, ये आपकी समानता है। और एक है बेटा जी आपका अवसर। एक क्या है बेटा? अवसर। अवसर को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अवसर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं सब रिवीजन कराऊंगी अजीत, अभी क्वेश्चन पूछ के रिवीजन कराऊंगी ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितना पढ़ रहे हो। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं मैम कलयुग में विश्वास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल मर्जी है इसमें। चलो
अगर हम बात करते हैं अवसर की, अगर हम बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की, तो ये जो प्रतिष्ठा और अवसर हैं, इसका मतलब है कि सभी लोग समाज में अपना एक स्टेटस, एक प्रतिष्ठा जो वो बनाना चाहते हैं उसको बनाते हुए समाज में रह सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाएगा, ठेस नहीं पहुंचाएगा। और अवसर की बात हो रही है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन कहां पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? तो बोल देना मैम, रोजगार में। कहां पर मेरे बच्चे? रोजगार, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या मैं इसको और सिंपल भाषा में बताऊं तो आप इसको कहते हैं सरकारी नौकरी, आप इसको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन है। एक आपका क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ठीक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और बंधुत्व। तो ये जो आपका है, जिसको हम बोलेंगे लिबर्टी, जिसको हम बोलेंगे लिबर्टी, इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी, और बेटा जी इसको हम बोलेंगे फ्रेटर्निटी। तो मैंने आपको क्या समझाया? आपको स्वतंत्रता समझा दिया, समानता समझा दिया। ये बंधुत्व क्या होता है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। ऐसा भाईचारा आपस में होना चाहिए सारे देश के लोगों में, ठीक है। अभी मैं इसको समझाती हूँ, पहले इसका क्वेश्चन क्या आता है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो ये सारे शब्द हमने लिए हैं फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तीनों वर्ड्स हमने लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखना, ठीक है, आगे देखना। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपके और वर्ड क्या है प्रस्तावना में? एक है आपका एकता, ठीक, यानी कि यूनिटी। एक वर्ड है आपका बंधुता, जो मैंने ऊपर भी लिखा है, अब मीनिंग समझाऊंगी इनका। फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, एकता, बंधुता, और क्या है? बच्चा पूछ रहा है कि अखंडता क्या होता है? अखंडता यानी कि मैम इंटीग्रिटी, है ना, इंटीग्रिटी। और ये इंटीग्रिटी वर्ड भी मैंने आपको बताया था कि इसको जोड़ा गया है, इसको ऐड किया गया है किस संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ो, इन तीनों को एक साथ पढ़ो। पहले आपके देश के नागरिकों को आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, आपके संविधान निर्माता ये कह रहे हैं कि आपके अंदर एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और वो एकता कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल भाइयों जैसी। बंधुता का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी कैसी? भाइयों के जैसी होनी चाहिए। और भाइयों की जैसी ये यूनिटी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी इसको तोड़ ना सके। यानी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को कभी तोड़ा ना जा सके। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सपना था। क्या था बेटा? सपना था कि हमारा देश ऐसी एकता में होना चाहिए जैसे भाइयों की एकता होती है, और उन भाइयों की एकता को जैसे नहीं तोड़ा जा सकता, वैसे ही देश की नागरिकों की एकता को भी न तोड़ा जा सके। और ये क्यों बोला है? ये क्यों बोला है? क्योंकि आपके देश में पहले एकता नहीं थी, आपके देश में यूनिटी नहीं थी, और इसी वजह से ब्रिटेन यहाँ पर शासन करके चला गया। आगे ऐसा ना हो इसलिए ये शब्द बोले हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता
तो रोज धर्म और जाति के नाम पर झगड़े नहीं होते। अब देश की छोड़ो बेटा, घर में भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं, उनके लिए सब कुछ क्या हो चुका है? पैसा। तो हमारे यहाँ पर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं अपने इंडियन कल्चर को भूल के। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन तुम्हारा करवा देती हूँ, ध्यान से सुनना। क्या क्या मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है वो मैं तुम्हें पूछूंगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैंने देखो यहाँ पे एक बार शुरू की स्लाइड दिखा देती हूँ कि कहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपको, एक मिनट, यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो मैं क्वेश्चन करूंगी, ताकि तुम्हारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, ताकि तुम्हारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। चलो मुझे बताना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो होता है, इसका एक शब्द में अर्थ बताओ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपको बताना है। सोवरिन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ सोवरिन क्या होता है? संप्रभुता का क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे क्या होता है, जल्दी से बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है? आपके यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय हैं? आपके यहाँ पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? आपके यहाँ पर कितने प्रकार की समानता है? और ये शब्द पहले बताओ, सारे आंसर्स बताना शुरू करो। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर्स बताओ। जो बच्चे गुड नाइट कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है क्या होता है? इंडिपेंडेंसी। क्या होता है मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंसी होता है। वेरी गुड, इंडिपेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय कितने प्रकार के हैं? जल्दी बताइए। 3। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? स्वतंत्रता कितने प्रकार की? या लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में? लिबर्टी। ये कितने प्रकार की हैं? जल्दी बताइए। लिबर्टी कितने प्रकार की हैं? कितने? 3, 5, 2 एक साथ आंसर कर दिए हैं बच्चों ने। 5 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है, ये बताइए। आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है, बताइए। आपके यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? आपके यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? जल्दी बताइए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? वेरी गुड, आंसर्स आना शुरू हो गया है। आंसर्स आ रहे हैं बहुत तेजी से। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, तो कैसी है? अप्रत्यक्ष। बच्चे ने आंसर कर दिया है कि मैम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। आपके यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, आपके यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन होता है, ये कैसा होता है? क्या ये निर्वाचित होता है या फिर बेटा ये वंशानुगत होता है? क्या ये निर्वाचित होता है? क्या ये वंशानुगत होता है? जल्दी बताओ। क्या ये निर्वाचित होता है या आपका मतलब वंशानुगत होता है? तो कैसा होता है? कैसा होता है? अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही है। कैसा है यहाँ पर बताइए जल्दी से। राष्ट्राध्यक्ष कैसा होता है? बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है कि मैम निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित होता है। निर्वाचित। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो 3 तरह के न्याय हैं, ये जो 3 तरह के न्याय हैं, इनको कहाँ से लिया गया? इनको कहाँ से लिया गया? जल्दी बताओ। इनको कहाँ से लिया है हमने? अपने देश के संविधान में। इनको हमने
कहाँ से लिया है? अपने देश के संविधान में। तुम्हारा पूरा रिवीजन करवा देती हूं मैं, और इसी तरीके से अगर तुम पढ़ते रहे और ऐसे ही आंसर्स करते रहे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिवीजन की जरूरत होती होगी, उसके बाद मुझे लगता है और सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाती हैं। तो कितना कहाँ से लिया गया है ये भी बता दो, कहाँ से लिया गया है ये भी बता दो। तो कहाँ से लिया गया है? आंसर्स नहीं आए हैं अभी। रशिया मेरे बच्चों, रूस, बिल्कुल सही बोला आपने, रशिया या फिर हम कह सकते हैं रूस, हमने यहाँ से इनको लिया है। क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, हमने आपके स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और आपका समानता और मेरे बच्चे बंधुता और बंधुता, ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं और बंधुता कहाँ से लिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन, राज्य का महत्वपूर्ण तत्व, राज्य का महत्वपूर्ण तत्व, मेन एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य का मतलब बेटा यहाँ पर देश से है, का महत्वपूर्ण तत्व। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। वेरी गुड, कहाँ से? फ्रांस। फिर आपको बताना है राज्य का महत्वपूर्ण तत्व, मेन एलिमेंट ऑफ आपका स्टेट, ये क्या है? मेन एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या है मेरे बच्चों, ये बताओ जल्दी से। क्या है, क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करना है। संप्रभुता। बच्चे बता चुके हैं कि मैम संप्रभुता है, सोवरेन है। क्या है? सोवरेन कह लो मैम, या फिर कह लो संप्रभुता, ये मेन एलिमेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। क्या है? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैं इसको स्टार्ट कर देती हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखो, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, तो क्या किया था? मैंने ये बोला, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके देश का जो संविधान है, आपके देश का जो संविधान है, इसको 60 देशों, इसको बनाने के लिए 60 देशों, 60 कंट्रीज, क्या लिखेंगे? 60 कंट्रीज, जो आपके 60 देश हैं, इनके संविधान को पढ़ा गया, या कह सकते हैं कि इतने संविधान को ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया था? ओफो, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको वो लिखा हुआ मैंने दिखा ही दिया है। ठीक है, वो लिखा हुआ मैंने दिखा ही दिया है। चलो छोड़ो इसको। तो कितने देशों के संविधान को? 60 देशों के संविधान को। बेटा एक मिनट, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2 मिनट सुन लो, बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो, फिर बाकी कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपके 60 देशों के संविधान को, कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को, 60 देशों के संविधान को बेटा जी पढ़ा गया। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को पढ़ा। और इस 60 देशों के संविधान में से आपका क्या किया गया? उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, निसंकोच ग्रहण, ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्ट किया गया।
क्या किया गया बच्चों, एडॉप्ट किया गया। और वैसे भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से कुछ चीजें ग्रहण की गई हैं, यहां तक केवल हम अपनी क्लास को रखेंगे। यानी कि कल मैं आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका चैप्टर होगा, इसको मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके क्या क्या आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।